सबसे पहले आए जे थॉमसन। इन्होंने क्या बताया, सुनने की कोशिश करना। इन्होंने कहा एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है। और देखो एक चीज याद रखना, हर किसी ने जो बताया, चाहे जे थॉमसन हो, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे बोर्स मॉडल हो, हर किसी ने जो बताया उनमें कुछ ना कुछ कमी थी, लेकिन साथ ही साथ उनमें कुछ ना कुछ करेक्टनेस थी। करेक्टनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जो कमी थी उसे सही करेंगे। पहले बताया इन्होंने कि जो एटम है स्फेरिकल शेप का है, जो कि आगे तक यही बात चल रही है, ठीक है ना। और इसमें यूनिफॉर्मली पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इसमें क्या है, मतलब हर तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इसने ये कहा, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स है। जैसे आप सबने वाटरमेलन तरबूज खा रखा होगा, तरबूज में जो बीज होते हैं वो धसे हुए होते हैं, इम्बेडेड है। इसीलिए इसे प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी नाम दिया। प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम कुछ है, देखो मेरा क्रिसमस पुडिंग, क्रिसमस का जो पुडिंग होता होगा, केक होता होगा, उसमें भी जो चेरी वगैरह धसे हुए होते हैं, ऐसे ही प्लम पुडिंग या पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग, जो भी नाम है, या वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम किसे किया गया, जॉर्ज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि आपका एटम स्फेरिकल शेप का है, उसमें पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये तीन चीजें याद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखी हुई भी है, ये रहा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इस पूरे आर्टिकल में बस यही 2 पॉइंट पढ़ना है जे थॉमसन के। अब इसके बाद आए रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, इनके कुछ पॉइंट को गलत साबित किया और अपने पॉइंट दिए, और साथ ही साथ अपने पॉइंट दिए, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो गलती बताई इनकी उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया। जो इनकी गलती बताई उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो हमें करना क्या है, उन गलती का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और सीखना है कि क्या क्या दिया। रदरफोर्ड ने पहली बात तो ये बताई कि जो इन्होंने कह दिया ना कि पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है, मतलब इन्होंने कहा था जे थॉमसन ने कि एटम में पॉजिटिव चार्ज हर जगह है। रदरफोर्ड ने प्रूफ कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में है, और जिसका नाम न्यूक्लियस है। अब देखो होता क्या है, रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की मैंने आपको एटम ऑफ मॉडल ऑफ एटम पहले ही बता दिया। अब आपको सब चीजें एक्सेप्टेबल लग रही है, आपको लग रहा है हाँ ऐसा ही होता होगा क्योंकि आपने पढ़ा है, तो अब आसान हो जाएगा। क्या कहा रदरफोर्ड ने, पहली चीज ये बताई, सीक्वेंसली याद करना जरूरी नहीं है, क्या क्या बताया ये जरूरी है, कि एटम पूरा पॉजिटिवली स्पेयर नहीं होता, एटम के सिर्फ सेंटर में पॉजिटिव होता है और इसे न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के सिर्फ सेंटर में पॉजिटिव होता है और उसे न्यूक्लियस कहते हैं। पहली चीज तो ये बताई, ठीक है ना। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इम्बेडेड नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इम्बेडेड नहीं है, ठीक है ना। ये दो चीज इन्होंने मेनली बताई, तो नोट करके लिख लो, हेडिंग डालो, रदरफोर्ड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड कंक्लूजन अबाउट एटम, Rutherford conclusion about atom. Number 1, atom atom consists a positive center part called nucleus. Atom consists a positive center part called nucleus. Number 2, electrons are not embedded, they are revolving around nucleus. Electrons are not embedded, they are revolving around nucleus. They are revolving around nucleus. ये दो चीजें बताई किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें ये भी सीखना है कि रदरफोर्ड ने जो दो चीजें बताई वो किस बिहाफ में बताई, मतलब उन्होंने ऐसी कौन सी चीज देखी
ये ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जो ये चीजें बताई। कहानी की तरह सुनते जाना है, बहुत मजा आएगा और सारा चैप्टर हो जाएगा। इसके लिए रदरफोर्ड ने किया है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। याद रखना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के लिए किया था। चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इज डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ये जानना चाह रहे थे भाई कि पॉजिटिवली चार्ज हर जगह है कि नहीं है। अब मैं आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट समझाता हूं अपने तरीके से, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मजा ना आए, और फील पूरा आएगा और देखते हैं आप कितना समझ पाओगे। तो उन्होंने सबसे पहले ली गोल्ड फॉइल, सॉरी गोल्ड फॉइल ही क्यों ली वो भी बताएंगे। आपको ये तो पता है कि चाहे गोल्ड फॉइल ले लो, चाहे एल्यूमिनियम फॉइल ले लो, चाहे पेपर फॉइल ले लो, हर किसी के अंदर होंगे तो क्या एटम ही। तो गोल्ड फॉइल के अंदर भी क्या है, एटम ही है। अभी रदरफोर्ड को ये नहीं पता कि सेंटर में पॉजिटिव है। मैं तो बना रहा हूं क्योंकि मुझे तो पता ही है और आपको भी पता है, लेकिन रदरफोर्ड को नहीं पता अभी। ये गोल्ड फॉइल है, ये जो लेयर बनाई है, ये जो स्क्वायर सी लेयर है, ये कहाँ गई, ये गोल्ड फॉइल है, स्क्वायर सी लेयर। इन्होंने एक स्क्रीन लगाई और स्क्रीन पे इन्होंने कोटिंग कर दी जिसका नाम है फ्लोरोसेंट कोटिंग। 9th क्लास के लिए अप टू द मार्क बता रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। शायद फ्लोरोसेंट की स्पेलिंग गलत हो, फर्क नहीं पड़ता। फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है ना। अब फ्लोरोसेंट कोटिंग सबका काम बताया जाएगा। यहां पे इन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं समझ लो। अल्फा पार्टिकल डबल पॉजिटिवली चार्ज, डबल सॉरी +2 चार्ज होता है इनमें। अल्फा पार्टिकल में +2 चार्ज होता है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब रदरफोर्ड ने करा क्या सुनना। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल पहले इसके कॉर्नर से पास किए, एटम के कॉर्नर से पास किए। अब आप कहोगे, आप में से कोई ज्ञानी कह सकता है कि ये कैसे पता चला कि एटम का कॉर्नर है। बहुत आसान है, एटम का साइज पहले ही पता चल गया था। मानो उन्होंने जितनी भी फॉइल की लंबाई ली उसको कैलकुलेट कर लिया कि एक एटम की डायमीटर इतना होगा, इसमें कितने एटम आ सकते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन किया। जब इन्होंने कॉर्नर से अल्फा पार्टिकल पास किया तो इन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल सीधा सामने स्क्रीन से टकराया, और स्क्रीन से टकरा रहा है अल्फा पार्टिकल। ये कैसे पता चल रहा है, इस फ्लोरोसेंट कोटिंग से। फ्लोरोसेंट कोटिंग का काम ये होता है कि जब भी इस पे कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है, फ्लोरोसेंट कोटिंग पे, फ्लोरोसेंट कोटिंग पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है, ये लाइट एमिशन देता है। फ्लोरोसेंट कोटिंग का काम ये है। क्या कहा मैंने, जब भी फ्लोरोसेंट कोटिंग में कोई लाइट चार्ज पार्टिकल टकराता है तो इसका काम है लाइट एमिशन क्रिएट करना। अगर आपको फ्लोरोसेंट कोटिंग का, फ्लोरोसेंट ये होगी सही स्पेलिंग, फ्लोरोसेंट कोटिंग का जलवा देखना है किसी को तो जलवा दिखा देता हूं। आपके घर में ऐसा कोई रिमोट हो, टीवी का, एसी का, जिसमें देखो दो तरह के रिमोट होता है। एक तो रिमोट ये होता है एक तरह का रिमोट तो ये होता है जिसमें से जब आप बटन प्रेस करते हो तो आपको एलईडी ग्लो करती हुई दिखती है। एक रिमोट ऐसा होता है जिसमें एलईडी ग्लो करते हुए नहीं दिखती है, एलईडी तो होती है लेकिन उसकी लाइट आपको दिखती नहीं है। बस आपने क्या करना है, मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और उस एलईडी को मोबाइल के कैमरे के सामने की तरफ रख के बटन दबाना है जिसमें लाइट नहीं दिखती है। जैसे ही आप बटन दबाओगे आपको यहाँ कैमरे में लाइट दिखेगी। क्यों, क्योंकि कैमरे में फ्लोरोसेंट कोटिंग होता है, तो ये लाइट एमिशन। अदरवाइज ये फ्लोरोसेंट कोटिंग नहीं लगाई होती तो रदरफोर्ड को तो पता ही नहीं चलता चार्ज पार्टिकल जाके गिर कहां रहा है। अब रदरफोर्ड ने क्या करा, जब अल्फा पार्टिकल को सेंटर से पास किया तो उन्होंने क्या देखा, सेंटर से पास करने पे लाइट एमिशन सामने ना मिलके कहीं और मिल रहा है। फिर इन्होंने दोबारा ट्राई किया, जब इन्होंने सेंटर से पास किया अल्फा पार्टिकल तो लाइट एमिशन सामने ना मिलके कहीं और मिल रहा है। तो इन्हें ये समझ आ गया कि भाई कोई तो ऐसी चीज है बीचों बीच सेंटर में जो मेरे प्लस वाले चार्ज पार्टिकल को जाने नहीं दे रही, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जाने नहीं दे रही। और आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन रिपेल करता है, पॉजिटिव।
प्लस वाले को कौन रिपेल करता है? प्लस करता है। और रदरफोर्ड ने यहां से कंक्लूजन दे दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्योंकि जे थॉमसन की क्या कहानी थी? उन्होंने कहा था जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब स्फीयर पूरा पॉजिटिव है, अगर स्फीयर पूरा मतलब एटम पूरा पॉजिटिव होता तो ये कॉर्नर से भी पास नहीं हो पाता। जैसे ही अल्फा पार्टिकल कॉर्नर में आते और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसको रिपेल करता, वो सामने जा ही नहीं पाता। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, तो जे ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या करता है? तो आपको बताना है न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बताता है। न्यूक्लियस टर्म ही रदरफोर्ड ने दी है, न्यूक्लियस टर्म थी ही नहीं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई चीज है ही नहीं और आप उसको नाम दे रहे हो। न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन था ही नहीं, जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन टर्म दिया तब तो आया। तो न्यूक्लियस किसने बताया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने। दूसरा, इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? पागल है क्या? एल्यूमिनियम ले लेते, सिल्वर ले लेते। एक्चुअल में एक चीज समझना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से सब केवीएस पीआरटी लग गए, आपको लगानी पड़ रही है 40 बच्चों की लाइन और मुझे लगानी पड़ रही है 15 बच्चों की लाइन। जो भी केवीएस में टीचर लगेगा, और पता है अगर उसकी पोस्टिंग ऐसे स्कूल में हो गई जो नया खुला है, उसकी किस्मत अच्छी। हालांकि सीखने को उसे कम मिलेगा, लेकिन उसको वर्कलोड ना के बराबर होगा। ऐसे कई हमारे जानने वाले हैं जिन्हें ऐसे स्कूल में, जहां पे आपको हैरानी होगी, पहली दूसरी तीसरी क्लास में 15-15 20-20 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो अब आप 15 बच्चों की लाइन लगा रहे हो, मैं 15 बच्चों की लाइन लगा रहा हूं और आप 40 बच्चों की लाइन लगा रहा हूं। कौन सी लाइन ज्यादा सीधी हो सकती है? मतलब किसमें सिमेट्री मैच करेगी? 15 स्टूडेंट्स में। हाँ, वैसे मैच कराने में तो दोनों में करा दूंगा, बंदूक रख दूंगा, कहूंगा जॉन साहिला, गोली मार दूंगा। लेकिन कायदे से जितनी बड़ी चेन होगी उतना उसका डिसिमेट्री या असिमेट्री होना चांसेस बढ़ जाएगा। तो रदरफोर्ड नहीं चाहते थे, मान लो वो गोल्ड की जगह एक ऐसा एलिमेंट ले लेते जो मोटी लेयर होता, गोल्ड थिनेस्ट लेयर में कन्वर्ट करा जा सकता है। इसका आंसर ये है। लेकिन मान लो उन्होंने गोल्ड की जगह एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसका तो थिनेस्ट लेयर गोल्ड के बराबर नहीं है। उसमें क्या होता? मान लो ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, यहाँ एटम की सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई। अब रदरफोर्ड तो कॉर्नर से पास कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, लेकिन आगे जाते जाते वो कॉर्नर किसी का क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा। और रदरफोर्ड को थोड़ा पता चल रहा है कि अंदर किसका सेंटर आ रहा है, किसका कॉर्नर आ रहा है। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने ऐसा एलिमेंट चूज करा जिसको सबसे पतली लेयर में कन्वर्ट करा जा सकता है, और वो है गोल्ड। तो सबसे पहला पॉइंट ये मिला। अभी चारों पॉइंट लिखाए जाएंगे, पहले सुन लो। अगला पॉइंट, रदरफोर्ड ने फ्लोरोसेंट कोटिंग क्यों काम ली? ये तो आपको समझ आ गया। जो लाइट का चमक मिल रहा है, इसी लाइट के चमक से पता चल रहा है, इसी लाइट के चमक से पता चल रहा है कि आपका अल्फा पार्टिकल कहां टकरा रहा है। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने क्या लिया? ये लिया, ठीक है ना, फ्लोरोसेंट कोटिंग। तीसरा, सॉरी, फ्लोरोसेंट कोटिंग हो गया। चौथा, आपको ये बोला कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिए। अब आप में से किसी ने कहा सर न्यूक्लियस तो प्लस था इसलिए अल्फा पार्टिकल लिया क्योंकि प्लस को प्लस ही रिपेल करेगा। बहुत अच्छी बात। मैं कह रहा हूं अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन ले लेते, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है, लेकिन वो चाहते थे एक ऐसा चार्ज पार्टिकल लेना जिसमें ज्यादा पॉजिटिव हो। क्यों? मान लो कभी बचपन में हुआ है आपका, नाली के अंदर आपके कोई मेटल की चाबी वगैरह गिर गई हो, मेरी तो बहुत बार गिरी है। तो हम क्या करते थे, मैग्नेट को धागे में बांधते थे, उसे नाली के अंदर डालते थे, ठीक है ना। अब हम कोशिश करते थे कि मैग्नेट थोड़ा बड़ा हो ताकि वो उसका अट्रैक्शन पावर हाई हो और वो हमारी चाबी को खींच ले। चाबी तो आती थी और सिक्के भी आ जाते थे। इसी तरीके से वो चाहते थे ऐसा चार्ज पार्टिकल लेना जिसका पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा हो। अब आप कहोगे सर +2 से ज्यादा क्यों नहीं ले लिया, +4 ले लेते, +5 ले लेते, +6 ले लेते। इतनी गहराई किताब में दी नहीं है। एक्चुअल में जितना पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाएंगे ना उतना उसका मास भी बढ़ेगा, और जितना उसका मास बढ़ेगा उतना उसे धक्का देना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा चार्ज पार्टिकल लिया जिसका मास भी ठीक ठाक हो और पॉजिटिव चार्ज भी ठीक ठाक हो। और उन्होंने क्या लिया? अल्फा पार्टिकल लिया। और आपको बता देता हूं अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता, हीलियम होता है। क्यों हीलियम होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। याद करो बच्चों,
प्रोटॉन के हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे? 2, और अगर 2 प्रोटॉन होंगे तो इसमें कितना चार्ज होगा? +2 होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन के वजह से +2, क्योंकि प्रोटॉन में प्लस होता है। तो अल्फा पार्टिकल हीलियम के इक्विवेलेंट होता है, और अगर मैं कहूं हीलियम ही अल्फा पार्टिकल होता है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट समझ आया सबको? किसी को डाउट है तो बताइए। चलो 4 पॉइंट लिख लो, हेडिंग डालो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। हेडिंग डालो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो, it confirmed the presence of nucleus at the center. It confirmed the presence of nucleus at the center. Second point लिखो, Rutherford used gold foil because it can be converted into thinnest layer around 1000 electron, 1000 atoms, sorry 1000 atoms not electron, या thinnest layer लिख दो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इस पॉइंट को। Rutherford used gold foil because it can be converted into thinnest layer. पता है रिसर्च कैसे होती है? मानो आप अपना नाम कहीं हिस्ट्री में लिखना चाहते हो, आप चाहते हो आपका नाम न्यूज में आए, पेपर में आए, कहीं आए, साइंस के फील्ड में, तो आप इसी रदरफोर्ड मतलब पीएचडी करो साइंस से, केमिस्ट्री से, और आप इस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। या तो फ्लोरोसेंट कोटिंग की जगह कोई और कोटिंग इस्तेमाल करके देखो, ढूंढना पड़ेगा आपको, या फिर गोल्ड की जगह कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो या ऐसा मेटल ढूंढ लो जो उससे भी पतली लेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही रिसर्च होती है, ठीक है ना। नई नई जो रिसर्च होती है या फिर पुरानी रिसर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो दिखाते हैं वो यही चीजें होती हैं, लेकिन पहले आपको इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। अगला लिखो, फ्लोरोसेंट रदरफोर्ड यूज फ्लोरोसेंट कोटिंग बिकॉज Rutherford used fluorescent coating because it gives light emission when charged particles fall on it. It gives light emission when charged particles fall on it. चलो लास्ट पॉइंट, रदरफोर्ड यूज अल्फा पार्टिकल बिकॉज इट इज डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, +2, इट इज डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और मैं आपको ओपन चैलेंज कह रहा हूँ कि क्लास 9th के दायरे में कह रहा हूँ, क्योंकि 9th से बाहर जाओगे तो फिर तो 36 चीजें हैं। क्लास 9th के दायरे में रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन 4 से डाटा बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन 4 से बाहर डाटा ना तो जाएगा और ना ही जा सकता है क्लास 9th के फॉर्मेट में। इवन अगर आप क्लास 11th का फॉर्मेट भी देखोगे तब भी इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। बोलिए सर ये रदरफोर्ड यूज्ड अल्फा पार्टिकल बिकॉज आगे क्या कहा था आपने? इट इज डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, +2। चलो तो आपको यहाँ से अब ये कंफर्म हो गया कि रदरफोर्ड ने कैसे कह दिया कि न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं चाहता तो बिना इसे कराए भी आगे बढ़ सकता था और आप कुछ कह भी नहीं पाते, मैं कह देता बेकार है, हटाओ। देखो अच्छा एक चीज देखना, किताब में डायग्राम दिया है, इतना क्लासिफाइड नहीं दिया जितना में। देखो ये जब अल्फा पार्टिकल कॉर्नर से जा रहे हैं तो पास होते हुए जा रहे हैं, जब अल्फा पार्टिकल सेंटर से जा रहे हैं,
ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ऊपर से सेंटर से जा रहे हैं तो देखो कहीं और चले जा रहे हैं, जब सेंटर से जा रहे हैं तो कहीं और चले जा रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं तो कहीं और चले जा रहे हैं, जब सेंटर को छोड़ के कहीं से भी जा रहे हैं तभी वो आगे पहुंच पा रहे हैं। ये रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। अब रदरफोर्ड के क्या क्या कंक्लूजन थे, ये 3 पॉइंट है, पढ़ के देख लो, लिखने नहीं है, पढ़ के देख लो, लिखने नहीं है। पढ़ लिया? किसी को कोई डाउट है? कुछ ऐसा लिखा है जो मैंने ना बताया हो? कुछ ऐसा लिखा है जो मैंने ना बताया हो? हाँ, कुछ ऐसा लिखा है जो मैंने ना बताया हो? नहीं सर, सब इंक्लूड हो गया। ओके, हटाओ। अब आता है ड्रॉबैक, कमी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो अगला वाला आएगा वो इसकी कमी पे ही काम करेगा। जेजे थॉमसन की कमी ये थी कि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया। जेजे थॉमसन की कमी ये थी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एम्बेडेड बता दिया। अब रदरफोर्ड की जो कमी थी वो इसके बाद वाला बोर्स है, बोर्स, BOHRS, बोर्स, उन्होंने दूर करी। इनकी कमी क्या थी सुनना, आप भी मुझे बताना, सिंपल सा, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है और रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे। अब मुझे बताना, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। तो अब आपका प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते 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 इस न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमते 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 इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर जाएगा। तो सभी ने जब रदरफोर्ड ने प्रपोजल दिया ना, जो हमने अभी पढ़ा था, रदरफोर्ड ने प्रपोजल दिया जो हमने पढ़ा था, फिर सभी लोगों ने, जो भी साइंस के लोग होंगे, उन्होंने सभी ने पूछा रदरफोर्ड से, भाई तेरी बात तो सही है, अब बस तू हमें ये बता दे कि इलेक्ट्रॉन एक समय बाद एटम के ऊपर गिर जाएगा, और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो एटम हमारा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एटम खत्म। लेकिन एटम तो स्टेबल पार्टिकल है, ऐसा होता है कि आप कोई टेबल लाए, चेयर लाए, कुछ लाए, वो अपने आप कुछ सालों बाद मर जाता है कि टेबल कहता है मेरा समय पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। ऐसा नहीं होता ना। यानी कि कोई भी चीज, एटम तो स्टेबल है, अपने आप तो खत्म होगा नहीं, तोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। तो रदरफोर्ड से सबने यही पूछा कि एटम तो स्टेबल है और आपकी थ्योरी ये कह रही है कि एटम अनस्टेबल है, क्यों? मैंने बता दिया कैसे। तो बस ये बता दो भाई कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम स्टेबल कैसे है। और रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब जो मैंने बताया और जो यहां लिखा है, पढ़ के देखो। हाँ सर, पढ़ लिया।
Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं कहाँ चले गए थे, चलो हटाओ। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक मैंने बताया था, सुनाई दिया था आपको? Yes, sir. चलो पढ़ के देख लो क्या लिखा है इन्होंने। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, लास्ट क्लास के साथ शो नहीं हुई रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास ही नहीं हुई थी शायद। सर हुई थी जिसमें आपने वैलेंसी का बताया था। किसका बताया था? देखो सर ये ऊपर वैलेंसी वाला टाइमर, आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, एग्जिट के बगल में टाइम दिख रहा है 30:31। ये सर दिख रहे हैं। हाँ तो ये रिकॉर्डिंग का है, तो जब भी मैं बीच बीच में यहाँ पे आता हूँ और अगर कभी आपको ये टाइमर ना दिखे तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा नोटिस करके मुझे बता दिया करो। कभी कभी हो सकता है कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑफ हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। चलो, तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए, तो लिखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। अच्छा रदरफोर्ड जी का चेहरा तो देख लो, ये दे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था इनका नाम, ई फॉर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये दे। तो लिख लो ड्रॉबैक में लिख लो, रदरफोर्ड कैनॉट एक्सप्लेन, could not explain, Rutherford could not explain the stability of atom. इसके बाद आए बोर बाबा, इसके बाद आए बोर्स, और उन्होंने वो चीज बता दी जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। इसके बाद आए बोर्स और इन्होंने ये कह दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है घूम रहे मधुमक्खी की तरह, इनके अपने अपने ऑर्बिट बने हुए हैं, पाथ बने हुए हैं और उसमें घूम रहे। तो होगा क्या, अगर मानो ये के है, ये एल है, ये एम है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एम ऑर्बिट का है तो वो एम में ही घूम सकता है, वो एल में नहीं आ सकता, ये बोर्स ने कह दिया। और अगर बोर्स ने ये चीज कह दी तो इसका मतलब है कि वो वाली थ्योरी लोगों की शांत हो गई। कौन सी थ्योरी? कि इलेक्ट्रॉन एक समय बाद न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। गिर ही नहीं पाएगा क्योंकि इन्होंने कह दिया कि एम वाला इलेक्ट्रॉन एम वाली ऑर्बिट में ही घूम सकता है, वो एल में नहीं आ सकता अपने आप। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यस सर। और ये आपको कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, यही सबसे एडवांस तरीका। चलो सबसे पहले बोर्स मॉडल ऑफ एटम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन आता है वो करते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये देख पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखो। सर एक बार सेकंड एक्सप्लेन कर दीजिए पॉइंट। while revolving in discrete, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो हमने ऑर्बिट्स बनाई, पहली बात तो इन ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट नाम दिया। डिस्क्रीट दो सेंस में कहा जा सकता है। पहला सेंस तो ये कि इनकी एनर्जी लेवल फिक्स रहेगा, मतलब अगर इस वाली ऑर्बिट में मानो के है, एल है, एल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एल ऑर्बिट की जो एनर्जी है 10 जूल है, सपोज एल ऑर्बिट की जो एनर्जी है 10 जूल है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो उसकी एनर्जी 10 जूल ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी, वो ये कह रहा है। और इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है, हाँ पॉइंट नंबर 2 ही तो ये कह रहा है, ओहो समझे? यस सर। चलो
ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, कौन सा पूछना है फटाफट पूछो। गोल्ड अदर देन गोल्ड से क्या लिखे हैं? सिल्वर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4th वन कि जो गोल्ड उन्होंने यूज किया। अब बताया तो मैंने, अगर अदर देन गोल्ड होता तो होता क्या, उन्हें फॉल्स रिजल्ट मिलते। समझ आया? क्योंकि अदर देन गोल्ड मानो उसकी लेयर मोटी होती तो वो तो ये एज्यूम करते कि वो कॉर्नर से अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे, लेकिन वो कॉर्नर आगे आते आते किसी का सेंटर बन जाता है। ओके। चलो कोई क्वेश्चन नहीं, हटाओ। हाँ, इसके बाद एक टॉपिक आता है आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ये भी पेपर में आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिर्फ एनसीईआरटी लेवल और एक बियॉन्ड एनसीईआरटी, दोनों आपको समझाते हैं और देखना। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इसका होता है those elements having same atomic number but different atomic mass। एग्जाम्पल के लिए कार्बन ले लो 6 12, 6 13, 6 14। हाइड्रोजन ले लो 1 1, 1 2, 1 3, और भी हो सकते हैं। आइसोबार में हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार और आइसोटोन में से कोई एक ही याद करना, जो दोनों याद करेगा जिंदगी भर दुख रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कंफ्यूज करेंगे। एक याद करो कोई सा भी। मैंने आइसोटॉप्स याद करा है। कैसे? देखो मेरा थोड़ा लॉजिक गंदा सा है लेकिन मजा आता है। टॉप्स का अचार खाया सबने, टॉप्स का अचार। और अचार आप कैसे खरीदते हो? भार के हिसाब से, किलो के हिसाब से, आधा किलो 1 किलो। तो टॉप्स का होता है अचार, अचार का होता है भार। तो मतलब आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। कैसा भी याद कर सकते हो, मैंने लॉजिक से याद किया था 9th क्लास में, और आज तक मैं इसी से रिवाइज करता हूँ जब भी करना होता है। आर्गन ले लो 1840, कैल्शियम ले लो 2040, और भी बहुत हो सकते हैं। आपको सारे याद नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए। आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे 1H3He24, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप 113 वाला, और आपका हीलियम। ये 2 एग्जांपल ले लिए। अब सुनने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। अब ये चीज आप सबको कहीं ना कहीं पता होगी अगर आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा है तो। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। क्या? मानो आइसोटोप में कोई से भी 2 उठा लो जो आपका मन करे। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। प्रोटॉन कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अच्छा पहले इसे देख लो। आइसोटोप्स की एक नई परिभाषा होती है, नई डेफिनेशन होती है। सुनना, ये किताब में नहीं लिखी है और ये पूछी जाती है।
having different number of neutrons. आपके पास लिखा होगा which of the following statement is correct about isotopes, और ये पहले वाली स्टेटमेंट लिखी ही नहीं होगी, पहले वाली स्टेटमेंट लिखी नहीं होगी जो आप चाह रहे हो, और 4 स्टेटमेंट लिखी होगी और चारों आपको पता नहीं होगी, क्योंकि 3 तो उसमें गलत होगी जो कि पता ही नहीं सकते सही है गलत है, चौथी ये होगी, तो आप ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है ना। मतलब इसे पहचानना जरूरी है। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे भी आप लिखना चाहो। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 22, इलेक्ट्रॉन है 20, प्रोटॉन है 20 और न्यूट्रॉन है 20। तो देखो इलेक्ट्रॉन भी अलग है, प्रोटॉन भी अलग है और न्यूट्रॉन भी अलग है, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल आर डिफरेंट। आपस में, अपने आप में नहीं, आपस में, आपस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब डिफरेंट है। और इसकी तो परिभाषा ही यही है, चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 1 2, प्रोटॉन 2। अगर अभी भी आप में से कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतनी फास्टली नहीं निकाल पा रहा, तो उसने गलत करा है। मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था और अभी भी उस पर समय है, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। अब सुनने की कोशिश करना। अब यहां से देखो न्यूट्रॉन सेम है ना, और ये तो इसकी परिभाषा ही है, तो इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं आती। इन दोनों में ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखाया, ये वाला जनरली पूछा जा रहा है आजकल किसी भी एग्जाम में, चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम ले लो, चाहे कोई और एग्जाम ले लो, ठीक है ना। तो ये आपको सीखना है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ?